हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंदे। और आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 3। ठीक है, सेमेस्टर 3 कौन सा यूनिवर्सिटी? कोल्हान यूनिवर्सिटी का। ओके, ये जो हमारा पेपर है EEC 3 व्यवहारिक हिंदी, ये BA BSc BCom तीनों के लिए है। ठीक है, और इस पेपर को 90% बच्चों ने रखा है। ओके, और देखिए इसमें अभी हम लोग को पता नहीं कि कितना वीडियो इस पर बन पाएगा स्पेशल, बट ये वाला ही आपका जो सिलेबस है सेम यूनिवर्सिटी के लिए था। कहाँ के लिए? तो SKMU के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं, आपको मोर वीडियो इसमें चाहिए, तो आप वहाँ पे जाके 6-7 वीडियो अपलोड है, जाके वहाँ पे आप इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं यूनिट वाइज। ठीक है, वहाँ पे आया हुआ था कैसा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप था। चूँकि आपका ये पेपर कैसा है, सब्जेक्टिव है, वो था ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर आपको समझना हो तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो पेपर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पेपर टाइटल क्या है भाई? तो व्यवहारिक हिंदी। ओके, पेपर टाइटल क्या है हमारा? व्यवहारिक हिंदी। अब देखते हैं हम लोग का यूनिट 1 और 2 में क्या है। देखिए, आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? विविध पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक में भाषा कैसी होती है, अनौपचारिक में भाषा कैसी होती है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। फिर देखेंगे कि पल्लवन क्या है, वर्ण क्या है, वाक्य की शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय और कारक। ये आपका यूनिट 1 में है। फिर आपके यूनिट 2 में क्या है भाई? तो निबंध है, पर्यावरण, नैतिकता, विज्ञान, साहित्य, राष्ट्रीयता पर आधारित। ये आपका कुछ है। निबंध तो आप लोग खुद कर लोगे, और हम लोग को यूनिट 1 पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो ये अभी हम लोग एक PYQ के थ्रू देखेंगे कि कैसा आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, PYQ जो कि 23 में आया हुआ है। तो देखिए आपका जैसे कि ग्रुप A में है, जिसमें 10 आपको क्या है, एक 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो अभी इसका हम लोग आंसर भी करेंगे। अभी आप बस शॉर्ट में इसका क्वेश्चन देख लो एक बार। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के? शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहते हैं? ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर देख लो, फिर हम लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं अब। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो मैडम जी पहले हमको बताइए कि उपसर्ग क्या होता है। हाँ, तो उपसर्ग क्या होता है भाई? किसी भी शब्द के, किसी भी कोई शब्द है उसके आगे लगकर उसका अगर अर्थ बदल देता है तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, किसी भी शब्द के आगे लगकर जब उसका अर्थ बदल देता है तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और सेम क्या होगा प्रत्यय के लिए? क्या होगा? किसी शब्द के, ठीक है, प्रत्यय क्या होता है भाई? तो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दे तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ओके, चलिए तो हमारा यहाँ पे पूछा है कि हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ओके, आपको जनरली कहीं कहीं 2 भी लिखा हुआ है, लेकिन कभी कहीं कहीं 3 भी है। ठीक है, तो हमारा क्या है? संस्कृत उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग है और विदेशी उपसर्ग है। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन आ ही गया। शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो शब्द के अंत में जुड़ के जो अर्थ बदल देते हैं शब्द का, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय का क्या यूज़ है भाई? तो हम क्या, अब हमारा शब्दकोश जो इतना समुद्र जैसा बड़ा है, तो सब क्या मूल शब्द से ही ना आगे पीछे लगकर बना हुआ है और निर्माण हुआ है, नए शब्दों का निर्माण हुआ है। हाँ, मूल शब्द तो हमारे कम है, इसके आगे पीछे लगकर जो शब्द बने वो उससे क्या हुआ है? शब्दकोश बढ़ा है कि नहीं? तो शब्द निर्माण के लिए उपसर्ग और प्रत्यय की आवश्यकता बहुत है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि को ना हम तो तोड़ सकते हैं ना इसका खंडन कर सकते हैं। ठीक है, ध्वनि को ना हम टुकड़े या खंडन हम इसका नहीं कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है भाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई। याद रहेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? ध्वनि, जिसकी खंडन या टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर है हमारा जैसे कि आप अ का खंडन नहीं कर सकते है कि नहीं? आप क का खंडन कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है? स्वर वर्ण है ना? और ये क्या है? व्यंजन है। ये क हलंत प्लस अ से बना है, इसको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। आपको समझे? तो वो क्या हो गया?
चलिए, फिर है 4 में आपका यहाँ मुहावरा से क्वेश्चन है कि आँखों का तारा। तो आँखों का तारा दैट मीन क्या भाई, बच्चे अपने माँ के क्या होते हैं, आँखों के तारे होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं, अत्यंत प्यारा होता है, बच्चे के सामने उनको कुछ नहीं दिखता है कि नहीं। तो आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय व्यक्ति या बहुत प्यारा, है ना। चलिए, फिर है हमारा क्वेश्चन कि प्रत्यय के कितने भेद है। क्या था, उपसर्ग के कितने हमारे 3 है, ठीक है, और प्रत्यय के कितने 2 है। क्या क्या है भाई, कृत प्रत्यय और दधिदित प्रत्यय। ओके, याद रहेगा कौन सा है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ओके, फिर आपका ये तो आपका बाएं हाथ का खेल है कि अभी उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। तो क्या हो जाएगा, अभिमान, अभियान, कुछ भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, ये सब 1 नंबर वाला है, ठीक है ना। फिर है हमारा जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस लोकोक्ति का आज से स्पष्ट कीजिए। कि मैम ठीक है, अब थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। ठीक है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। तो देखो, मुहावरा क्या होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, एक कंप्लीट वाक्य नहीं होता है। ये क्या होता है भाई, तो हम लोग को पता है वाक्य कैसे बनता है, शब्दों से मिलकर बनता है। तो बस आगे पीछे मान लो किसी भी वाक्य का शब्द है, बीच में मुहावरा भी लग गया और वो क्या क्या शब्द को फिर कंप्लीट, शब्द को नहीं सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ठीक है, ये क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, इसके आगे पीछे हमको कुछ लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे कि कान भरना, कान भरने का मतलब क्या होता है, चुगली करना। तो हम ये बोलेंगे ना, राम ने उसका कान भरा है कि नहीं, तो हमको शब्दों की ज़रूरत पड़ रही है, कंप्लीट नहीं है ये। लेकिन लोकोक्ति क्या है भाई, कंप्लीट सेंटेंस है। लोकोक्ति क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, इसको कोई शब्द की और आवश्यकता नहीं है एक सेंटेंस बनने में, ये ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। दैट मीन यहाँ पे किसका बात हो रहा है भाई, कवि का बात हो रहा है। किस बारे में बात हो रहा है, तो कवि के पास इतना खतरनाक कल्पना शक्ति होता है, ठीक है, कि जिन स्थान पे सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ उसका विचार पहुंच जाता है। कवि के विचार और काल्पनिक शक्ति से अपने क्या करते हैं, उस विचार को वहाँ से प्रकट करते हैं कि नहीं। हाँ, देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। कवि अपनी कल्पना के माध्यम से उस स्थानों और भावों तक पहुँच सकता है जहाँ सामान्य व्यक्ति या सूर्य का प्रकाश भी ना पहुँच पाता हो। वो मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों को लिख देते हैं, बता देते हैं अपने शब्दों के थ्रू, अपने काल्पनिक शक्ति के ये में, कि वहाँ पे ना तो कोई आदमी पहुँच सकता है और ना ही कोई इवन सूर्य का किरण भी नहीं पहुँच सकता है। तो सोचिए कितना महत्व दिया गया है यहाँ पे कवि को, है ना, उसकी कल्पना शक्ति को। फिर है हमारा क्वेश्चन कि राजा दशरथ के 4 बेटा था, तो वाक्य को शुद्ध करना है। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, राजा दशरथ, तो ठीक है, राजा दशरथ की नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, के होगा। ठीक है, 4 से ही है, बेटा और पुल्लिंग बोले बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, बेटे हो जाएगा था। ओके, तो राजा दशरथ के 4 बेटे थे, सब आप लोग कर लीजिएगा। फिर है हमारा देखिए, कारक के कितने वेद होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने वेद होते हैं भाई, तो टोटल 8 वेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, टोटल 8 भेद होते हैं। भेद के साथ आपको इसका आपको चिन्ह भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चिन्ह भी याद रखना पड़ता है। ये क्या हमें कारक क्या बताता है भाई, तो शब्दों के बीच में रिलेशन को बताता है। ठीक है, शब्द जो सेंटेंस में रहते हैं उसको क्या बताता है, उसके रिलेशन को बताता है। तो पहला क्या है, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारण और संबोधन कारण। इसमें आपको संबोधन में अगर अरे हे मिल जाता है ना, तो ये क्या होता है, इसका चिन्ह पहचानने का। कर्ता का क्या है, ने है। ठीक है, कर्ता का क्या है, ने है। कर्म का क्या है, को है। ठीक है, कर्ण का क्या है, से है। संप्रदान का की नहीं, संप्रदान का क्या होता है। ठीक है, तो इसका आपको आ जाएगा। ठीक है, इसका ये संप्रदान अप्रदान का क्या होता है, से होता है। संबंध का की होता है। अधिकरण में क्या होता है, में पर होता है। संबोधन का तो बता दिए, अरे और हे वगैरह होता है। ठीक है, जिसमें आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन मिल जाएगा। चलिए, 10 में है आपका, अमन के हाथ से पतंग छूट गई, वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए, अमन के हाथ से कौन सा कारक है, तो आप कैसे पहचानोगे भाई, यहाँ पे से जो है ना वही इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, अमन के हाथ और पतंग छूट गई को।
ठीक है। इसका रिलेशन को ये बता रहा है, जोड़ नहीं रहा है, रिलेशन को क्या कर रहा है, बता रहा है। तो देखिए से है, ठीक है। से आपको कहाँ पे दिखेगा, करण कारक में भी दिखेगा और किस में दिखेगा, अपदान में भी दिखेगा, ठीक है। करण कारक में भी दिखेगा और अपदान में भी दिखेगा। तो अब इन दोनों में से आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा भाई, तो हम यहाँ पे किसको करेंगे, अपदान को, ठीक है। अपदान को क्यों करेंगे, क्योंकि हमको ये सेंटेंस से किसकी भावना आ रही है, अलगाव का भावना आ रहा है, ठीक है। अगर अलगाव का भावना आए या दूरी का भावना आए तो वहाँ पे क्या होता है, अपदान कारक। ओके। अमन के हाथ से पतंग छूट गई, यहाँ क्या हो रहा है, अलगाव का भावना आ रहा है ना, हाथ से पतंग छूट जा रहा है, दूर जा रहा है कि नहीं, अलगाव का भावना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अपदान कारक, ठीक है। चलिए आपका बी में है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, उसको हम लोग करते हैं। ओके। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, उपसर्ग को परिभाषित करते हुए इनके भेदों और का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग को उपसर्ग समझना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग को तो मोटा मोटी आता ही है उपसर्ग क्या होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा डेप्थ से हम लोग पढ़ते हैं। ओके। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं। ये बात हम लोग तो पहले ही कर चुके हैं कि शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। उपसर्ग स्वयं स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते बल्कि किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ये भी बात बोले कि क्या होता है, कोई अपना उसका शब्द नहीं है, मूल शब्द होता ही होता है, और मूल शब्द के आगे लगा तो वो उपसर्ग हो गया और मूल शब्द के पीछे लगा तो वो प्रत्यय हो गया, है ना। फिर देखिए, बल्कि बनते जब उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है तो उस शब्द का अर्थ विस्तृत या परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, गमन शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ने से प्रगमन शब्द बनता है जिसका अर्थ आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके कितने भेद है भाई, 3 भेद है। कौन कौन सा, संस्कृत उपसर्ग। तो देखिए ये वे उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी भाषा में बहुत प्रयोग होते हैं। ये क्या है, संस्कृत भाषा से आए हुए संस्कृत उपसर्ग हैं, और इसका क्या होता है, अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कहाँ पे, हमारे हिंदी में, क्योंकि हमारा शब्द का ओरिजिन अधिकतर क्या है, संस्कृत भाषा से, उसी से विकसित होते होते अभी जो हम लोग बोलते हैं वो सब बना है। तो देखिए जैसे प्र हो गया, परा हो गया, अप, श्रम, अनु, अव आदि, ये सब क्या है भाई, हमारे संस्कृत उपसर्ग है कि नहीं। उदाहरण के लिए गति में जब हम लोग प्र में गति जोड़ देते तो क्या हो जाता है, प्रगति, जिसका आगे बढ़ना हो जाता है कि नहीं। चलिए अब हिंदी उपसर्ग क्या है भाई हमारा, तो हिंदी उपसर्ग देखिए, यह हिंदी भाषा से प्रचलित उपसर्ग है जहाँ बे, बद आदि। उदाहरण, बे से हम लोग क्या बनाते हैं, बेकार, बद से बदनाम, है ना, अध से अधूरा। ओके। चलिए विदेशी उपसर्ग क्या है, ये वो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से आए जहाँ ला, गैर आदि। उदाहरण, लाचार, गैर कानूनी, ये सब हमारा क्या है, विदेशी उपसर्ग है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा क्या है भाई, पल्लवन क्या है, ठीक है। पल्लवन क्या है, पल्लवन क्या है, तो पहले इसका हम लोग बेसिक मतलब समझ आते हैं फिर आंसर को देखेंगे। तो देखिए पल्लवन क्या होता है, पल्लवन होता है कि हम जब किसी भी मतलब क्या बोले, किसी भी थॉट का, विचार का जब हम विस्तृत तो उसका जब हम लोग लिखते हैं बहुत लंबा करके, जैसे कि लिख देंगे हम लोग, विद्या एक अमूल धन है, ये हम बोल दिया। अब हमको आप बोलिएगा कि इसका पल्लवन कीजिए, तो क्या करेंगे, उसका हम पैराग्राफ लिखेंगे, तो वो कहलाता है क्या, पल्लवन कहलाता है, ठीक है। किसी विचार को जब हम लोग विस्तृत करके लिखते हैं, बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। बढ़ा चढ़ा करके नहीं, लंबा करके, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसका आंसर, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ओके। पल्लवन का अर्थ है किसी छोटे वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति या विचार को विस्तार पूर्वक वर्णन करना। जैसे अभी बताएं कि एक कोई वाक्य है, जैसे जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जैसे ये आप हमको लोकोक्ति दे दिया, अब हम इसका क्या करेंगे, जब विस्तार पूर्वक इसका लिखेंगे, वर्णन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पल्लवन कहलाएगा। ओके। जब किसी संक्षिप्त कथन में छिपे हुए विचार को विस्तार से समझाया जाता है तो उसे क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। पल्लवन में मूल कथन के भाव को स्पष्ट करते हुए अर्थ को विस्तार दिया जाता है ताकि पाठक उस विचार को अच्छी तरह समझ सके। इस पे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल वगैरह भी ऐड करते हैं बताने के लिए, है कि नहीं। चलिए पल्लवन करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि मूल वाक्य का अर्थ और भाव बना रहे, जो उसका मूल वाक्य, जो उसका अर्थ जहाँ न पहुँचे कवि
नहीं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उसमें क्या है, उसका मूल अर्थ है कि उसकी कल्पना शक्ति को बताया गया है कि ऐसे भाव और विचार को लाते हैं जहाँ सूर्य की किरण भी नहीं पहुँच पाते हैं, है ना, सोच भी नहीं सकता कोई, वैसा वो लोग लिख देते हैं। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। ये मूल भावना होना चाहिए, इसी के ये पे हम लोग एग्जाम्पल भी देंगे, इससे भटके ना हम लोग, ठीक है। इसमें अनावश्यक बातें नहीं जोड़ी जाती है, बल्कि मूल विचार को सरल और स्पष्ट भाषा में विस्तार किया जाता है। जैसे हम आगे में बोल दिए थे कि बढ़ा चढ़ाकर, तो यहाँ बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना होता, अननेसेसरी चीज़ नहीं लिखना होता, बस मूल भाव को प्रस्तुत करने के लिए उसका विस्तृत किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए पल्लवन की प्रमुख विशेषताएं क्या है विशेषताएं भाई। तो पहला क्या है, पल्लवन का मूल कथन के विचार का विस्तार किया जाता है। जो मूल कथन होता है या मूल भाव होता है या सेंट्रल थीम होता है, उसका हम लोग, इस विचार का हम लोग क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, ओके। देखिए इसमें भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पे अलंकारित या फिर बहुत ज़्यादा ये करके रस करके नहीं, आपको क्या सरल और स्पष्ट लिखना है ताकि पाठक को समझ में आ जाए, ठीक है। थर्ड में क्या आ रहा है, पल्लवन में मूल भाव को बनाए रखना आवश्यक होता है, इससे हम भटके ना, मूल भाव क्या हो, हमारा बना रहे। फिर है अनावश्यक या असंबंधित विचारों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा इधर उधर इर्द गिर्द में भी नहीं जाना है, थोड़ा सा बीच में ही रह के इसको बताना होता है। पल्लवन में उदाहरण देकर तर्क देकर विचार को स्पष्ट किया जाता है। हाँ, पल्लवन में हम क्या करेंगे, उदाहरण देंगे, तर्क वितर्क करेंगे और उसको समझाएंगे, ठीक है। चलिए फिर देखिए हमारा क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर क्या है। तो पहले आप सुन लीजिए, औपचारिक हम लोग क्या कार्यालय में, स्कूल में या कोई इंस्टीट्यूशन में, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर देते हैं। और अनौपचारिक में हम लोग किसको देते हैं, फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया, है कि नहीं। इसमें हम लोग अपना पर्सनल फीलिंग लिख सकते हैं, पर्सनल अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन औपचारिक में हमें क्या करना है, नहीं करना होता है। आप अपना पर्सनल फीलिंग नहीं लिखेंगे, आप पोलाइट वे में ही, आप कितना भी आप उस पर गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको पोलाइट विनम्र भाव से ही लिखना पड़ेगा, विनम्र ही, उसमें विनम्रता का भाव आना पड़ेगा, ठीक है। अनौपचारिक में आप थोड़ा इधर उधर लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग स्कूल में देते थे जो वो औपचारिक है, और जो फ्रेंड फैमिली को देते थे, पिकनिक जाने के लिए देते थे, वो सब क्या अनौपचारिक है। याद होगा आपको, आपने भी लिखा होगा। मेरे पापा हम लोग अगर बोलते थे ना कि पापा समर वेकेशन है तो ले चलिए पिकनिक में कहीं, तो बोलते थे कि चलो पहले हमको इसका एप्लीकेशन लिख के दो कि हमको पिकनिक में जाना है, ऐसे करके। अगर होली का पर्व है, ठीक है, और हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो बोलते थे चलो होली में क्या की वो लिख के दिखाओ। ऐसे हम लोग को पापा बोलते थे हमेशा, ठीक है, जब छोटे थे तो। चलिए, तो पत्र लेखन संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, और ये जो पत्र लेखन है सर्वश्रेष्ठ इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, रिकॉर्ड रहता है ना। ओरली कोई भी काम नहीं होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज वगैरह में पत्र से ही क्या होता है, संचार होता है, मतलब कम्युनिकेट करते हैं हम, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, संचार करते हैं, ठीक है। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। दोनों उद्देश्य, भाषा, प्रारूप अंतर होता है, दोनों का स्ट्रक्चर, लैंग्वेज क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है भाई। अब देखिए हमारा औपचारिक में क्या है, वह पत्र होता है जो किसी अधिकारी, संस्था, विद्यालय, कार्यालय, सरकारी विभाग को लिखा जाता है। इस पत्रों में भाषा विशिष्ट और विनम्र औपचारिक होती है। औपचारिक पत्र समझ में आया, कहाँ दिया जाता है, स्कूल, कॉलेज, संस्था, कोई भी कार्यालय, गवर्नमेंट, है ना। चलिए, इसमें क्या है, निश्चित प्रारूप का पालन होता है, स्ट्रक्चर का, जैसे आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, प्रार्थना पत्र आदि, ठीक है। उदाहरण के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश देने के लिए आवेदन पत्र लिखा जाए। आवेदन पत्र हम लोग छुट्टी उट्टी मांगने के लिए लिखते हैं। शिकायत पत्र हम लोग कब करते हैं, जब कोई कंप्लेन करना होता है, कोई प्रोडक्ट से हम अनसेटिस्फाइड होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, शिकायत पत्र लिखते हैं। फिर प्रार्थना पत्र कब लिखते हैं भाई, हमें क्या होता है, रिक्वेस्ट करना होता है किसी चीज़ के लिए, तब हम क्या लिखते हैं, उनको प्रार्थना पत्र लिखते हैं। और फिर कंप्लेन, इंक्वायरी का भी एक आता है, इंक्वायरी, जिसमें हम लोग किसी सामान या किसी चीज़ के लिए इंक्वायरी के लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अनौपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक का आपको कूल समझ में आ गया, स्कूल कॉलेज वाला, औपचारिक हम लोग कहाँ देते हैं, स्कूल, कॉलेज, सरकारी विभाग वगैरह में देते हैं। उसमें भाषा कैसी होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए और विनम्र होनी चाहिए, ओके। और एक वो फिक्स्ड प्रारूप को फॉलो करता है। अब देखिए हमारा क्या, अनौपचारिक क्या होता है।
तो बस इसका उल्टा आपको लिख देना वह पत्र जो अपने मित्र, माता पिता, रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति को लिखा जाता है। इसमें भाषा सरल, व्यक्तिगत होती है तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक होती है। इसमें कठोर प्रारूप का पालन आवश्यक नहीं है। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसमें कठोर स्ट्रक्चर का फॉलो करके लिखो, आप थोड़ा बहुत इधर उधर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका अंतर देख लीजिए। औपचारिक पत्र अधिकारियों को लिखे जाते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र मित्रों, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। फिर हमारा औपचारिक पत्रों की भाषा शिष्ट औपचारिक होती है, जबकि अनौपचारिक भाषा की सरल और भावनात्मक होती है। उसमें इमोशंस होता है, आप जो फील कर रहे हैं वो लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, तो समझे। औपचारिक पत्र एक निश्चित प्रारूप होता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में ऐसा आवश्यक नहीं होता। अब देखिए लोकोक्ति क्या है भाई, और इसका उदाहरण भी आपको देना है। तो 2-4 लोकोक्ति आपको याद कर लेना है। जैसे बहुत फेमस है, अज्जल गगरी छलकर चाय, ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। चलिए, तो हमारा क्या है, लोकोक्ति का उदाहरण दीजिए। हो सकता है लोकोक्ति और उदाहरण में भी आपसे पूछ दे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। लोकोक्ति वह कथन है जो लोक अनुभव और जीवन की सच्चाइयों पर आधारित बना होता है। तो लोक अनुभव मतलब जैसे ग्रामीण वगैरह में कोई एक्सपीरियंस के साथ बोल दिया, और वो क्या अभी तक इमॉर्टल है, अभी तक काम आ रहा है। ये सब कोई लिखा हुआ नहीं है, बस क्या है, बोला गया है उसी चीज़ को, ठीक है। ये वाक्य समाज में लंबे समय से प्रचलित होते हैं किसी गहरे अर्थ या जीवन के सत्य को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। लंबे समय से चला आ रहा होता है, किसी के जीवन के मतलब किसी का गहरा अर्थ होता है या किसी के जीवन का सत्य होता है कि नहीं, तो उसको व्यक्त करता है। लोकोक्ति सामान्यतः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है, किसी स्थिति में शिक्षा या संदेश देने के लिए प्रयोग की जाती है। और ये हम लोग क्या, किसी को शिक्षा देने के लिए या संदेश देने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ओके। वाक्य को और प्रभावी बनाने के लिए, है ना, अपने शब्दों को। चलिए, लोकोक्तियाँ हमारे समाज की परंपरा, अनुभव और जीवन दर्शन को दर्शाती है। लोकोक्तियाँ क्या हमारे परंपरा को, हमारे कल्चर को, अनुभव को कोई ऐसे ही तो नहीं बोल दिया है, एक्सपीरियंस के साथ बोला है ना, और जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। इनका प्रयोग भाषा को प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाता है। इसका जब हम प्रयोग करते हैं दैट मीन ये भाषा और भी क्या हो जाता है, प्रभावशाली। मतलब पाठक अगर आप सीधे बोलते रहे, लोकोक्ति बोलते, तो वो ज़्यादा उसको छुएगा हृदय में, है कि नहीं। जब हम किसी बात को सीधे न कहकर लोकोक्तियाँ के माध्यम से कहते हैं तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। अगर हम आपको बोल दिए कि जैसे आपको चोट लग गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे तुम जैसे ही कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे, तो ये फिर मज़ा नहीं आएगा। यही हम बोल देते हैं हाँ जैसी करनी वैसी भरनी, मज़ा आया ना। तो क्या हुआ, हम लोग थोड़ा उल्टा ये से बोले तो आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं। देखिए इसका कुछ उदाहरण दिया हुआ है, ओके। जैसे करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा हम बीज बोते वैसा ही फल हमें क्या होता है, मिलता है। जैसे हम कर्म करते वैसा ही हमें फल मिलता है, ठीक है। जहाँ चाह वहाँ राह, इसका मतलब क्या होता है भाई, यदि मन में क्या हो, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो कोई भी कार्य क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, कठिनाइयों में भी मार्ग बना सकते हैं, है कि नहीं। जहाँ आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, है कि नहीं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना। ये क्या होता है भाई, देखो मेरी मम्मी हमको रोटी बनाने के लिए बोलती है, हम हॉस्टल में 3-4-5 साल से आज रह रहे, ठीक है, 5 साल से रह रहे हैं, तो गोल नहीं बनता है तो मम्मी बोलती है कि नहीं आता है, तो हम बोलते हैं कि मम्मी आपका बेलन अच्छा नहीं है, आपका क्या है, बेलन ही अच्छा नहीं है ना। तो बेलन अच्छा नहीं है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमको नहीं आ रहा है तो हम इस बेलन को दोष दे रहे हैं कि आपका बेलन अच्छा नहीं है। मेरा हॉस्टल में जो है उससे हम गोल रोटी बना लेते हैं। दैट मीन अपना गलती किसको कर रहे हैं, दूसरा पे थोप रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ओके। चलिए अब हमारे है यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है। देखिए अब हमारा 6 क्वेश्चन क्या है, वाक्य की परिभाषा देते हुए इसके भेदों को विस्तार से लिखे, ठीक है। वाक्य की परिभाषा देते हुए इसके भेद को, चलिए तो वाक्य क्या है और इसका भेद भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा, ठीक है, वाक्य भाषा में विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों का समूह प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमें अपने विचार को, अपने भावना को, किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट को, ठीक है, उसको हमको
संचार करने के लिए या किसी को बताने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? भाषा की आवश्यकता है। बिना भाषा को हम किसी को बता पाएंगे क्या? हाँ बोलिए, बिना भाषा का हम अभी आपको बता रहे हैं, मेरे में चलिए नॉलेज है यार, आप आपको हमको शेयर कर रहे हैं, तो कैसे करें, किसके थ्रू कर रहे हैं? भाषा के ही थ्रू कर रहे हैं। तो भाषा हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। बिना भाषा का हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले भी हमारे आदिम ये में क्या थे, लैंग्वेज की कमी के कारण में भी वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाया। हो सकता है वो लोग ज़्यादा कुछ बहुत कुछ क्या बोल सकते हैं इसको, इनोवेट मतलब नया चीज़ नवाचार पे बढ़ावा नहीं दे पाया है ना। तो देखिए, और तो सबसे पहला बात कि हम लोग को पता है वर्ण से शब्द बनता है, शब्दों के समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है, और बहुत सारे वाक्य मिलके क्या होते हैं? एक भाषा का निर्माण करते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, जब शब्द का समूह मिलकर पूर्ण और स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है तो वाक्य कहता है। दूसरे शब्दों में ऐसा शब्द समूह जिससे विचार या भाव को पूर्ण बोध हो उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य किसको कहता है भाई? जब हम लोग का किसी शब्द का ऐसा समूह जो किसी एक कंप्लीट हम लोग को कोई भी बात बताए या भाव का बोध कराए तो वो क्या कहलाता है? हमारा वाक्य कहलाता है। ओके, चलिए, उस वाक्य उदाहरण के लिए राम विद्यालय जाता है, एक पूर्ण वाक्य, ये क्या है? कंप्लीट वाक्य, सेंटेंस, इसमें हमको और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। राम विद्यालय जाता है, हाँ भाई ठीक है, स्पष्ट अर्थ दे रहा है कि नहीं? आप बोल दीजिएगा माता रानी सीता गई, तो ये सब क्या, अगर हम लोग ऐसे करके बोल देंगे तो इसका कोई भाव नहीं आ रहा है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं आ रहा है। तो ये भी वाक्य, शब्दों का तो ये भी समूह है, लेकिन कोई वाक्य नहीं दे रहा है। दैट मीन वाक्य क्या होना चाहिए? जिसमें हमें क्या मिले? शब्द का अर्थ बोध पूरे का बताया जाए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे। ओके, तो देखिए इसमें हमारे क्या है भाई? विधान। सबसे पहले तो क्या हमारा ये क्या है? इसका प्रकार है, देखिए, विधानवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या होने की सूचना दी जाती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे कार्य हो रहा है, तो ये क्या हो गया? जिसमें क्या होता है? कार्य होता है या कोई सूचना देता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, फिर आपका तो प्रश्नवाचक, आपको पता ही है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वो क्या होता है? प्रश्नवाचक। एग्जाम्पल, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? क्या तुम खाना खा रहे हो? क्या तुम नहा रहे हो? है कि नहीं? फिर देखिए हमारा क्या, आज्ञार्थक वाक्य। ये क्या आता है? जिसमें आदेश, निवेदन या सलाह दी जाती है। इसमें किसी को आप निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या एडवाइस दे रहे हैं, या फिर ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, तो कृपया दरवाज़ा बंद कर दो, तुम यहाँ से जाओ, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। सबसे पहले क्या था? विधान था, जिसमें आपको कोई सूचना मिल रहा है या कोई, ठीक है। प्रश्न तो आपको पता है, ज्ञार्थक भी पता चल गया। अब देखिए विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में जिसमें आश्चर्य, हर्ष या दुख का व्यक्त, तो इसमें क्या होता है? हम आश्चर्य होते हैं, खुश होते हैं या दुख होते हैं, तो क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे वाह, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वाह ऐसे पढ़ते कितना सुंदर दृश्य है, आश्चर्य हो रहा है आपको, है ना, हर्ष हो रहा है। चलिए, फिर क्या हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जिसमें इच्छा या कामना व्यक्त होता है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये क्या हमारी एक इच्छा है, कामना है। चलिए, फिर क्या है? इस प्रकार से भाषा की मूल इकाई है और इसके माध्यम से विचारों और स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। फिर हमारा आ गया 7 नंबर में कारक। ठीक है, कारक जिसका कितना टोटल होता है? 8 भेद होता है। चलिए इसके भेद और उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो कारक, उनके साथ जो भी रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं भाई हम लोग? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में क्रिया के साथ संबंध स्थापित करे उसे कारक कहा जाता है। कारक शब्द के माध्यम से हमें पता चलता है कि वाक्य में कौन कार्य कर रहा है, किस पर कार्य हो रहा है, या कार्य किस साधन से किया जा रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कारक से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो क्या पता चलता है भाई? तो किसी वाक्य में कि कौन कार्य कर रहा है, कर्ता कौन है। ठीक है, कार्य कौन कर रहा है, कर्ता कौन है। ठीक है, किस पर कार्य हो रहा है, कर्म किस पर कार्य हो रहा है या किस पे प्रभाव पड़ रहा है। जिस पे प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। ठीक है, कार्य किस साधन से हो रहा है। मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम एक साधन है, और यहाँ से वर्ड क्या, साधन, सहायता का ये बता रहा है कि नहीं। तो इससे हमें आंसर मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है,
तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा 8 भेद है, ये तो हमें याद है। फिर क्या है, कर्ता कारक। तो जो जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे कर्ता कौन है, राम है। चलिए, कर्म, जिस पर कार्य का क्या हो, प्रभाव पड़ता हो, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम फल खाता है तो फल पे प्रभाव पड़ेगा ना, हाँ। चलिए, थर्ड, कर्ण कारक, जिस साधन से कार्य किया जाता है उसे कारक कहते हैं। वह कलम से लिखता है, तो यहाँ वो किसके सहारे लिख रहा है, किसकी सहायता से लिख रहा है, तो कलम का, है ना। और बता कौन रहा है, किससे, ये बता रहा है कि इसका संबंध है ना। फिर हमारा संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में क्या है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए, के लिए इसका चिन्ह होता है, तो उसमें क्या होता है, संप्रदान कारक। उदाहरण, उसने बच्चे को मिठाई दी, ठीक है। फिर 5 में हमारा क्या है, अपदान कारक। अपदान कारक, जिससे अलग होने की भाव प्रकट हो, या दूरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी भी होगा, दूरी का भाव आया आपको। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल क्या हुआ, अलग हुआ, यहाँ अलगाव का भावना आ रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, अपदान कारक, ठीक है। अलगाव का भावना आ रहा है यानी अपदान कारक। राम स्कूल से घर गया, तो यहाँ पे भी दूरी प्रकट हो रहा है, स्कूल और राम के बीच में, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, अपदान कारक। अपदान और करण में ही आप कंफ्यूज होइएगा। करण में हम लोग सहायता के लिए करते हैं, और अपदान में जब आपको अलगाव का भावना या दूरी का भावना है तो से हम लोग तब क्या करते हैं, अपदान कारक में लिखते हैं, ठीक है। फिर संबंध कारक, तो आपको सबसे का, की, के रहता है ना, दो वस्तुओं के संबंध को प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है, संबंध कारक, ठीक है। अधिकरण क्या है भाई, तो जहाँ कार्य होता है उसे अधिकरण कहता है। तो इसका ये चिन्ह क्या है, में और पर है, ठीक है। किताब मेज पर रखी है, ये पर से आपको पता चलेगा कि ये अधिकरण कारक है। 8 आपका सही है। देखिए, संबोधन कारक, किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है, हे मित्र इधर आओ, है ना। चलिए, तो ये टोटल आपका 8 है। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर देखेंगे। तो देखिए, मुहावरा क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखिए बेटा, ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में, अप टू सेमेस्टर 8 तक। इफ़ यू वांट टू बाय, अगर आप बाय करना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, तो ख़रीद के आराम से पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप यहीं से पढ़ो। मुहावरा वो वाक्यांश होता है जिसका अर्थ उसके सामान्य अर्थ से भिन्न होता है, ठीक है। मुहावरा वो अर्थ है जिसका अर्थ उसके सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है भाई, कान भरना, जैसे मान लो है क्या है, कान भरना। कान भरना का एक्चुअल मीनिंग हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे शब्दकोश में, जैसे कान का, ये कान हो गया हमारे बॉडी पार्ट का, ये है भरना। कोई भी चीज़ भरते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या भर देंगे, बालू भर देंगे, ईंटा भर देंगे, गिट्टी भर देंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई नहीं जानेगा तो यही बोलेगा कान में कुछ डालना, भरना। लेकिन एक्चुअल इसका अर्थ क्या होता है कि कान भरना मतलब किसी को चुगली करना, मतलब ये क्या होता है, जो इसका एक्चुअल मीनिंग है उससे हट कर ये क्या देता है, अर्थ देता है, ठीक है। देखिए, मुहावरा का प्रयोग भीतर किया जाता है, उनका अर्थ प्रतीकात्मक होता है। उदाहरण के लिए, नाक कटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपमान। नाक कटना मतलब एक्चुअल में क्या होगा, आपका नाक कट गया, लेकिन वो नहीं होता। नाक कटने का मतलब क्या होता है, अपमान होना, ठीक है। अब देखिए, लोकोक्ति में क्या, वह कथन होता है जो लोक अनुभव और लोक जीवन के सत्य पर आधारित है। लोकोक्ति सामान्यतः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है, किसी शिक्षा या संदेश में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, जैसी करनी वैसी बढ़नी। जैसे इस पर हम लोग पहली बात कर चुके हैं कि लोकोक्ति क्या है, अनुभव और जीवन के सत्य पर बोला गया, और ये कंप्लीट सेंटेंस होता है, और मुहावरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है कि नहीं। तो ये सब आपको लिखना है, ओके। देखिए, मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। बताएं ये वाला, मुहावरा वाक्य के भीतर प्रयोग होता है, कोई भी वाक्य है उसके भीतर आ गया मुहावरा, लेकिन लोकोक्ति क्या है, स्वतंत्र रूप से हम लोग कहीं भी बोल सकते हैं। मुहावरा भाषा को क्या बनाता है, रोचक बनाता है, जबकि लोकोक्ति शिक्षा या अनुभव का संदेश देता है। देखिए, जैसे कि आपका पल्लवन आ गया, ठीक है, पल्लवन लिखने बोला, और पल्लवन लिखने का मतलब क्या बताएं भाई हम, तो पल्लवन का होता है कोई भी वाक्य सूक्ति दिया हुआ, कोई मुहावरा दिया हुआ, कोई लोकोक्ति दिया हुआ, उसका क्या अर्थ है, उसको जब हम लोग विस्तार से वर्णन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरी बात नहीं है, ठीक है। विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा बात नहीं है, पर अपनी भाषा सर्वोपरि। इस पर आपको अपना विचार और विमर्श इसमें आपको प्रकट करना है, वर्णन करना है। तो आप कैसे कीजिएगा वो फिर आप पे
डिपेंड करता है, आपका और आपका दोस्त का आंसर अलग अलग हो सकता है कि नहीं। तो एक हम लोग देख लेते हैं कि कैसा इस पे लिखा है, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए, आज के आधुनिक युग में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अनेक विदेशी भाषाओं का महत्व बढ़ गया। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा में विज्ञान, तकनीक, वैश्विक ज्ञान से जोड़ती है, इसलिए विदेशी भाषाओं का अध्ययन करना गलत नहीं है। जैसे कि बुरा बात नहीं है ये वाला, ये बोल के क्या किया कि हाँ भाई आज के जीवन में, आधुनिक जीवन में ये सब का भी यूज़ है, इससे हमें बहुत हेल्प मिलता है, तो ये ज़रूरी है कि नहीं। इतना बोल दिया, बुरा बात नहीं है। अब देखिए, वास्तव में हमें ये नए अवसर प्रदान करता है, हमारे ज्ञान का विस्तार करता है, लेकिन यह अर्थ नहीं कि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाए। ये बता रहा है कि हमें ये सबसे क्या नया अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, और हमारे नॉलेज का भी एक्सपेंशन होता है कि नहीं। लेकिन क्या फिर बोला ये, जैसे फिर दूसरा में था कि अपनी भाषा सर्वोपरि है, तो ये क्या कहना चाहता है कि लेकिन हम अपनी भाषा यहाँ पे ना भूल ना जाए। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की पहचान है, संस्कृति का आधार होती है, केवल संचार का माध्यम ही नहीं बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति, भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये नहीं बोल रहा है कि बस भाषा हिंदी भाषा है तो बस ये इंट्रैक्शन करवा रहा है या संचार करवा रहा है या बोलने चालने में बस हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है ये, हमारे परंपरा को भी दिखाता है, हमारे कल्चर को दिखाता है, हमारी इमोशंस को भी क्या करता है, दिखाता है ना। अपनी भाषा में हम अपने विचारों को अधिक स्पष्ट और सहज रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आप बोल देगा कि आप अपने इंग्लिश से अपने फ्रेंड के बारे में बताइए, और एक को बोलेगा हिंदी से बारे बताइए, बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो इमोशनल करके सब रुला सकता है, लेकिन इंग्लिश से आप बोलिएगा आपको इमोशंस नहीं आएगा, आप सेंटेंस बनाने में रहिएगा, जैसे है कि नहीं। फिर देखिए, विदेशी भाषा उपयोगी है क्योंकि इसके माध्यम से हमें विश्व ज्ञान और तकनीक से परिचित होते, परंतु अपनी भाषा को छोड़कर केवल विदेशी भाषा को महत्व देना उचित नहीं है। किसी को इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है तो बोलेगा नहीं यार मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं तो क ख ग घ भूल गई हूँ, तो फिर वो इस पे वो क्या फील करता है, प्राउड भी फील करता है, तो फिर ये गलत बात होता है, क्योंकि हमारे क्या इसको भी महत्व देना है जितना हम उसको दे रहे हैं, है कि नहीं। यदि हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए, और कमज़ोर भी हो जाएगा। तो बस इसलिए आवश्यक है कि हमें हिंदी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन साथ ही अपनी मातृभाषा का सम्मान उपयोग भी बनाए रखें। अपनी भाषा हमारे आत्मसम्मान और संस्कृति का पहचान का प्रतीक है। अंततः विदेशी भाषाएं सीखना अच्छा है, किंतु अपनी भाषा को सर्वोच्च स्थान देना है। कितना सुंदर बताया। अब देखिए आपका क्या है, यहाँ से अब ये आ गया, पत्र लेखन आ गया, ठीक है। वार्षिक उत्सव आयोजन हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। अब हमारे क्या, ये हमारे औपचारिक में होगा, और ये आप आराम से कर सकते हैं, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कोई नहीं है, जो फॉर्मेट है वही आएगा। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरकारी महाविद्यालय, आपको कोई महाविद्यालय ABCD का नाम जो भी आपको देना हो, विषय देख लीजिए, विषय आपका कंपलसरी है, जो वहाँ पे रहेगा इसी को छाप देना है थोड़ा अच्छे से, फिर महोदय से शुरू करना है, ठीक है। तो बस यही है। लास्ट में देखिए आपको आपकी आज्ञाकारी या भवदीय लिख सकते हैं, जो भी है। फिर क्वेश्चन है, पुस्तकालय में शैक्षणिक पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखें। सेम फॉर्मेट अपनाना है, बस आपका बॉडी डिफरेंट रहेगा, ठीक है, अपने हिसाब से लिखना है। फिर है 11 में शिक्षा का महत्व पर निबंध लिखना है, तो आप बहुत अच्छा टॉपिक है, आराम से लिख सकते हैं निबंध इस पर। फिर 11 में साहित्य समाज का दर्पण है, पर विषय निबंध लिखे। साहित्य समाज का दर्पण है, जैसा हमारा साहित्य, हमें आप किसी भी देश का साहित्य पढ़ के आप समझ सकते हैं कि उसके समाज में क्या चल रहा था, क्या चलता है, क्या चलेगा, कैसे उसकी विचार है, कैसे उसकी भावनाएं हैं, किसी अदर ये के प्रति, मतलब नेचर के प्रति हो गया, इंसान के प्रति हो गया, कल्चर के प्रति हो गया, है ना। किसी भी हम साहित्य, मतलब किसी का भी लिटरेचर पढ़ के हमें उसके समाज के बारे में जान सकते हैं। उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसका बताता है, दिखाता है उसका, ये इसीलिए बोला साहित्य समाज का दर्पण है। मतलब साहित्य क्या है, मिरर है किसी भी समाज का, जो हर चीज़ क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ओके। उसकी क्या कुरीति है, क्या बुराई है, क्या अच्छा, ये सब कुछ बताता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है, और कमेंट इसलिए भी करें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट आपको या वीडियो बोल सकते हैं मिले, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।